भारत का संविधान 302 लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठ करके बनाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो 9 महीने के शुरू के थे ही नहीं संविधान सभा में। लेकिन लोग गुमराह करके कहते अंबेडकर ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने संविधान लिखा। रही बात डॉक्टर अंबेडकर को कहते संविधान में आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण सिर्फ अछूतों को दिया। अछूतों को 1935 में 8% जो आरक्षण मिला है वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया है। बात यह थी कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने भारत महात्मा गांधी एंड अदर्स से, आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, जय सरदार, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना YouTube चैनल का ये दूसरा सीरियल है। इस सीरियल में हमारे पास पुस्तक है सरदार पटेल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जो पुस्तक गृह मंत्रालय ने 1995 में इसको छापा है। सरदार पटेल के 15 खंड हैं, कार्यों को लेकर के 15 खंड बनाए गए हैं, जिसमें से ये 11वां खंड है। ये पुस्तक में सरदार पटेल ने भारत के संविधान को बनाने में क्या योगदान दिया उसके बारे में दिया गया है। सरदार पटेल ने भारत का संविधान बनाते समय जो जो व्यवस्थाएं संविधान में की थी, संविधान सभा में पहले 1946 में सबसे पहले संविधान बनाने के समय जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चुनी गई तो 1946 में 9 दिसंबर को जब संविधान सभा बैठी तो 389 लोग थे और उन्होंने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन आज़ाद भारत के बाद 302 लोग रह गए। 302 लोग रह गए, कुछ पाकिस्तान में चले गए। इसमें सरदार पटेल जो जिन जिन कमेटी के चेयरमैन थे, मैं बता देना चाहता हूँ। पहले जब देश का संविधान बनना था तो होम मिनिस्टर सरदार पटेल थे। तब सारे कानून गृह मंत्रालय के अधीन थे। जो गृह मंत्रालय चाहता था वही होता था, वही कानून कहलाता था। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री होने के कारण उन्होंने संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा में अलग अलग कमेटियां बनाई, जिसमें से सबसे पहले संविधान सभा का चेयरमैन बनाया सच्चिदानंद सिन्हा, जो उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष रहे। 3 दिन तक अस्थायी अध्यक्ष रहे। उसके बाद में स्थायी तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। सरदार पटेल जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर जी मुस्लिम लीग की सहायता से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से चुने गए थे, तो मुस्लिम लीग ने संविधान बनाने में हिस्सा नहीं लिया, तो आरपीआई ने भी हिस्सा नहीं लिया, हिंदू महासभा ने भी हिस्सा नहीं लिया और संघ ने भी हिस्सा नहीं लिया। तो इन संगठनों ने हिस्सा नहीं लिया तो और उसका संविधान बनाने में उसका विरोध किया। तो सरदार पटेल ने, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी मिली तो सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने और सरदार पटेल के पास अधीन 22 मंत्रालय और थे, जिसमें नेहरू सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे, सरदार पटेल जी सूचना प्रसारण मंत्री थे, सरदार पटेल जी कानून मंत्री थे, सरदार पटेल जी शिक्षा मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, स्पेस, वट एवर में भी मैक्सिमम मिनिस्ट्री सरदार पटेल के पास थी। सरदार पटेल ने ही अपने कोटे के अलग अलग लोगों की नियुक्तियां दी थी, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्री बनाया। इसलिए बीजेपी वाले सरदार पटेल को आगे रखते हैं। ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को जब 1947 को 29 अगस्त 1947 को जब जयकर साहब ने पूना से इस्तीफा दिया था, तो 29 अगस्त 1947 को ये संविधान सभा में आए तो सरदार पटेल ने उनको उस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया होम मिनिस्टर होते हुए, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर को बनाया। खुद का अपना कानून मंत्री पद डॉक्टर अंबेडकर को छोड़ करके डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया। ऐसे ही ज्ञानी जैल सिंह को मंत्री बनाया। अब्दुल गयूम अंसारी बिहार से थे, उनको मिनिस्टर बनाया।
निजलंगप्पा साहब को मंत्री बनाया, जगजीवन राम साहब को मंत्री बनाया। ये सब इनके सरदार पटेल जी के कोटे के मंत्री हुआ करते थे। फिर भी 13 मंत्रालय सरदार पटेल के अधीन मरते दम तक रहे हैं। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान बनाने में सरदार पटेल जी मौलिक अधिकार समिति, जिसे फंडामेंटल राइट कमेटी कहते हैं, फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन थे, ह्यूमन राइट कमेटी के चेयरमैन थे। दुनिया में पहली बार ह्यूमन राइट सरदार पटेल जी भारत में लाए और उस कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान में ह्यूमन राइट्स की व्यवस्था करने वाले सरदार पटेल थे। एसोसिएशन ऑफ द स्टेट्स, राज्यों के विलीनीकरण समिति के चेयरमैन सरदार पटेल थे। माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे। इस तरह करके सरदार पटेल इन कमेटियों के संविधान सभा के अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को सरदार पटेल जी ने जयकर को इस्तीफा दिलाकर के डॉक्टर अंबेडकर को लाए, उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और लगभग 9 महीने बाद डॉक्टर अंबेडकर आए। डॉक्टर अंबेडकर ने 7668 संदर्भों में से सिर्फ 8 प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन कुछ गुमराह लोग, देश के भोले भाले लोगों को गुमराह आज भी कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, किसी के लिखने से संविधान नहीं बनता। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, जानना चाहिए कि संविधान किसी के लिखने से नहीं बनता। संविधान 2 सदनों, जो कानून बनता है 2 सदन होते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस। लोअर हाउस में लोकसभा, अपर हाउस में राज्यसभा। जो लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति उसे साइन करते हैं और बाद में गृह मंत्रालय उसे नोटिफिकेशन जारी करता है, तब वो कानून कहलाता है। तो लोग कहते हैं अंबेडकर ने संविधान लिखा, तो हमने अभी एक डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जो सीरियल आता है, उसका मैंने राष्ट्रपति को लेटर लिखा था कि किसी के लिखने से संविधान थोड़ी हो जाता, राष्ट्रपति क्यों ना हो, किताब लिखी जो बन गया संविधान। ये तो गलत प्रचार है, देश को गुमराह करने वाली बात है, तो उसको ठीक किया गया। हम चाहते हैं कि लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए कि भारत का संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया ना लिखा। भारत का संविधान 302 लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन बैठ करके बनाया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो 9 महीने के शुरू के थे ही नहीं संविधान सभा में, लेकिन लोग गुमराह करके कहते अंबेडकर ने संविधान लिखा, अंबेडकर ने संविधान लिखा। रही बात डॉक्टर अंबेडकर को, कहते संविधान में आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण सिर्फ अछूतों को दिया। अछूतों को 1935 में 8% जो आरक्षण मिला है वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिया गया है। बात ये थी कि जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी एंड अदर्स से सहायता मांगी कि आप हमारी मदद करें, अगर हम युद्ध जीतते हैं तो हम आप लोगों के एक मदद करेंगे, कुछ देंगे। तो उसके लिए 1919 में एक कम्युनल एक्ट आया और कहा गया कि हम 30% आरक्षण देंगे। किनको? 13.25% आरक्षण मुसलमानों को देंगे, 17.5% डिप्रेस्ड क्लास को देंगे। पहले जो आरक्षण मिल रहा था वो अप्रेस्ड क्लास को मिल रहा था। अप्रेस्ड क्लास का मतलब ये हुआ सवर्ण। वो आरक्षण अंग्रेजों ने 1857 में उनका साथ देने के बदले उनको आरक्षण की व्यवस्था दी थी। लेकिन 1919 में जब कम्युनल एक्ट आया, उसके बाद में साइमन कमीशन विजिट हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रतिवेदन में, ज्ञापन में कहा भी है कि हमें सिर्फ अछूतों को आरक्षण चाहिए। तो साइमन ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जो डिप्रेस्ड क्लास है इसमें भी क्लास है, एक टचेबल है एक अनटचेबल है। टचेबल में ये लोग आते हैं और अनटचेबल में हम आते हैं, ये हमको छूते नहीं हैं, यही हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए इनका पेट भरा हुआ, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर की बात को साइमन ने माना और 1935 में एक शेड्यूल बनाया गया, उन अछूत जातियों को डाल दिया गया। वो 8% आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, वो शेड्यूल कास्ट कहलाए। आज जो जब आज़ादी मिली तो संविधान सभा जब काम कर रही थी तो 27 अगस्त 1947 को सरदार पटेल ने संविधान की व्यवस्था की थी। संविधान में क्या व्यवस्था की थी? जो 8% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का था उसको 16 से ऊपर कर दिया।
शेड्यूल ट्राइब का 7% कर दिया, अनुसूचित जाति का 16%, शेड्यूल ट्राइब का 7%, इसके अलावा 31% पिछड़े वर्ग का और 32% विमुक्त जनजातियों का। विमुक्त जनजातियां वो जातियां थी जो अंग्रेजों के खिलाफ खूनी लड़ाई लड़ती थीं, ब्रिटिश विद्रोही जनजातियां थीं जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी की खूनी लड़ाई लड़ रही थी। उन पर अंग्रेजों ने 1871 से नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाए थे। वो लगभग 160 जातियां हैं। 160 जातियों पर जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था, उन जातियों के लिए जो खूनी लड़ाई लड़ रही थी, उसके लिए सरदार पटेल जी ने 32% आरक्षण दिया था और 31% पिछड़ों को दिया था। ये पिछड़ों का ही हिस्सा है, लेकिन क्या है कि एक पहली पंक्ति हो गई, एक दूसरी पंक्ति हो गई। तो जो लोग खूनी लड़ाई लड़ रहे थे, डायरेक्ट लड़ रहे थे, वो लोग विमुक्त जनजाति में थे, जो जिनका सब कुछ लूटा गया, बर्बाद किया गया, जर जोरू जमीनें लूटी गई और रुपया पैसा सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे गए। उन पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाए, उनको बाप दादाओं को घेर घेर कर जंगली जानवर की तरह शिकार किया गया। उन क्रिमिनल ट्राइब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जात के रूप में है। इन जातियों के लिए सरदार पटेल जी ने 32% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 31% आरक्षण दिया था। ये 27 अगस्त 1946 की बात है और डॉक्टर अंबेडकर 27 अगस्त 1947 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर 2 दिन बाद संविधान सभा में आए थे। 29 अगस्त 1947 को सरदार पटेल जी द्वारा लाए थे और सरदार पटेल जी ने अपना कानून मंत्री पद, जो 15 अगस्त से 29 अगस्त तक सरदार पटेल के अधीन था, अपना कानून मंत्री पद डॉक्टर अंबेडकर को दिया, अपने कोटे का मंत्री बनाया। लेकिन लोग गुमराह हैं, लोग कहते कि पहले कानून मंत्री, जब देश आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर जी तो उनका कहीं रोल ही नहीं था। ये तो कभी हमेशा अंग्रेजों से मुखबिरी करते थे, अंग्रेजों के साथ रहे, भारत की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया। जब आज़ादी मिली, जब संविधान बनाया गया, तब उसका विरोध किया। उसके बाद में तो ये तो थे ही नहीं। लेकिन सरदार पटेल जी ने देखा कि एक छोटी कौम का आदमी जिसकी देश को ज़रूरत है और संविधान में सबको बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए, तो सरदार पटेल जी जयकर को बोल करके इस्तीफा दिलाया। इसके 12वें खंड में, जो इसका 12वां खंड है, 12वें खंड का पेज नंबर 117 लेटर नंबर 113 पर दिया हुआ है सरदार पटेल का पत्र, जयकर के नाम पत्र, जिसको SK पाटिल जो कांग्रेस के ट्रेजरर हुआ करते थे, वो लेके गए थे और उनको इस्तीफा दिलाकर डॉक्टर अंबेडकर को चुन के लाए। पत्र उसमें दिया, पढ़ सकते हैं आप सरदार पटेल उसमें, क्योंकि आपकी गलतफहमी तभी दूर होगी। तो 29 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर चुनकर आए। तो ये सरदार पटेल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब आप पढ़ेंगे तो संविधान के बारे में आपको पता चलेगा। संविधान सभा की बहस है, संविधान सभा की बहस पढ़िए, बहस में सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन गुमराह मत होइए कि संविधान किसी ने लिखा, लिखने से संविधान नहीं होता, संविधान बनाया जाता है। चाहे वो भी दोनों सदन, दोनों लोअर हाउस अपर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, दोनों में से 2/3 बहुमत से पारित होगा और राष्ट्रपति साइन करेगा। उसके बाद में गृह मंत्रालय जो है गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन होगा, तब कानून बनेगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कानून संविधान बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान ऐसे नहीं बनता, मेरे लिखने से संविधान नहीं बन जाता, भले मैं राष्ट्रपति क्यों ना हूं। चाहे राष्ट्रपति का संविधान बना सकता, नहीं बना सकता है, भारत के ऐसे प्रोविजन में है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर तो सिर्फ कानून मंत्री, वो भी सरदार पटेल के रहमो करम पे बने थे। तो मित्रों, ये सब चीजें पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में किसका क्या रोल है। और जो लोग गुमराह हैं, खुद गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये लोग बिकाऊ लोग हैं, टिकाऊ नहीं है। इनका काम सिर्फ यही है अपना उल्लू सीधा करना। तो इसमें जो है सबसे जो संविधान निर्माता वाले इसमें दिया हुआ है, इसके पेज नंबर 91 पर मैं बता देना चाहता हूँ, सरदार पटेल जी ने कहा है पेज नंबर 91 पर कि जो एल साहू द्वारा जब प्रश्न किया गया कि भाई जो ट्राइब जातियां हैं, क्रिमिनल ट्राइब जातियां, उनके लिए आप क्या कर रहे हो,
तो सरदार पटेल जी ने कहा कि ये जातियों के लिए हमने कमीशन बनाया है, और वो कमीशन बनाने के बाद में वो कमीशन की रिपोर्ट जब आ जाएगी तो ये एक संविधान का हिस्सा बन जाएगी, होम मिनिस्टर ने कहा है। और उसके लिए सरदार पटेल ने जो कमीशन बिठाया है उसकी एंगर कमेटी की बात की थी। इसलिए आप सभी को एंगर कमेटी की रिपोर्ट देखना चाहिए। कांग्रेस ने एंगर कमेटी की रिपोर्ट की आज तक चर्चा क्यों नहीं की? आज के लीडर एंगर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं नाम लेते हैं? क्योंकि एंगर कमेटी में वो व्यवस्थाएं थी कि देश जो यूं चल रहा है, एक समाज यहाँ एक समाज वहाँ है, दोनों बराबर आ जाते, दोनों को बराबर व्यवस्थाएं थी जो पहले भारत की व्यवस्था थी, आ जाते। इसलिए आज भी आज़ादी के लगभग 75वें वर्ष में भी ये एंगर कमेटी की चर्चा कोई भी राजनेता नहीं करता है। एंगर कमेटी की रिपोर्ट जिसको भी चाहिए हम उसको दे सकते हैं, हमारे पास रखी है। एंगर कमेटी को जल्दी हम सबके सामने भी लाएंगे जो उसमें व्यवस्था है, इसलिए एंगर कमेटी को पढ़ना भी चाहिए। सरदार पटेल ने कहा कि भाई वो संविधान का हिस्सा बन जाएगी, कहा भी था ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन सरदार पटेल जी की मौत हो गई और बाद में आज तक कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने उसमें पेंशन और मान सम्मान की व्यवस्था की थी। इसके अलावा उन्होंने किसानों के बारे में कहा था कि किसानों के लिए अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शासन में किसानों का लगातार शोषण हुआ है, और शोषण हुआ इसलिए ये कोई उस शोषण के खिलाफ ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे कानून बनाए जाएंगे, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, किसानों को बराबर ऊंचाई पे लाना है। तो ऐसी व्यवस्था की, उनमें से सरदार पटेल ने कहा कि जिन जातियों का आज़ादी की लड़ाई में योगदान रहा है, तो सरदार पटेल ने इसमें लिखा है कि माइनॉरिटी देखो एट द लास्ट ये द माइनॉरिटीज आर द कंटेंट ऑफ द फेयर शेयर ऑफ पावर ऑफ द कैबिनेट एंड द रीजनेबल प्रोपोर्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल, आबादी के अनुसार। सम अटेंशन टू मस्ट बी पेड एंड अप्रेस्ड एंड निग्लेक्टेड रूरल पॉपुलेशन। जिन जातियों जिन पॉपुलेशन को नेग्लेक्ट किया गया उनके लिए अटेंशन ध्यान देना पड़ेगा। उनमें मिलियंस ऑफ इसमें जाट हैं, मिलियन ऑफ अहीर हैं, गुर्जर हैं, कुर्मीज हैं, कुनबीज हैं, आदिवासीज हैं। उन्होंने जो कंट्री के लिए आज़ादी की लड़ाई में फ्रीडम में सेक्रीफाइस किया है, उनके लिए उस कमेटी में प्रोविजन है, यानी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और मान सम्मान है। ये सरदार पटेल ने कहा था संविधान में। ये पेज नंबर है 81 पर। सरदार पटेल एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में पेज नंबर 81 पर इस संविधान सभा के बहस पढ़िए, उसमें सब मिल जाएगा कि किस आदमी ने क्या क्या बोला। सरदार पटेल ने आखिर में इस पर क्यों अटेंशन लिया? सरदार पटेल के पिता झेबर भाई पटेल 1857 की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे और अंग्रेजों की जेल में थे। 13 साल जेल में रहे, इंदौर में बंद रहे साईं बाबा के साथ में। वहीं गांधी जी के पिता काठियावाड़ रियासत में दीवान थे। ये गद्दारी में आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा मोतीलाल के पिता गंगाधर राव नेहरू, ये दिल्ली के पहले शहर कोतवाल थे अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों ने पुलिस बनाई थी। उन्होंने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। तो अपनी गद्दारियों को छुपाने के लिए उन्होंने ये सरदार पटेल के साथ षड्यंत्र किया कि ये सब रिपोर्टें जो ठक्कर बापा एंगर कमेटी की रिपोर्ट हैं कहीं पब्लिक में सामने ना आ जाएं, तो देश के लोग अपने अधिकारों अपने सम्मान के प्रति एक साथ ना खड़े हो जाएं। इसी वजह से ये सरकार, ये जो राजनेता हैं, जो गांधीवादी हैं या नेहरूवादी हैं या संघी हैं, ये सब सरदार पटेल को नाम नहीं लेते हैं। सरदार पटेल के को दिखावा तो करते हैं, लेकिन सरदार पटेल को मानते हैं दिखावे के रूप में, लेकिन सरदार पटेल की नहीं मानते हैं। जो सरदार पटेल की इन द सेंस है, सरदार पटेल के कार्यों में जो दिया गया है, ये 15 खंड हैं। आखिर में 15 खंड जो हैं, इसके चेयरमैन, शुरू के पहले चेयरमैन एस निजलंगप्पा जी थे। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री होता वही चेयरमैन होता है। 1995 में इस ट्रस्ट में लगभग 50 करोड़ रुपए था, जो आज सैकड़ों करोड़ हो गया होगा। इसको अन्य भाषाओं में छापना था। मोदी जी को हम पत्र लिखे हैं, लेकिन मोदी जी ने इनको आज तक हमारी बात को सुनवाई नहीं की है, क्योंकि इन खंडों को छापा जाए और आप सब तक अन्य भाषाओं में पहुंचाया जाए, लाइब्रेरी में पहुंचाया जाए। यही मैं कहना चाहता हूं मित्रों।
आपको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आता हो तो इसे सब्सक्राइब करें, आगे भेजें और लाइक दें। और हम ऐसे ही वीडियो जो जानकारी देने वाले हैं प्रमाणिक तौर पर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और उसमें हम 1857 के लोगों ने जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, एक एक कड़ी में हम एक एक नाम प्रस्तुत करेंगे जो आप सबके सामने आएगा। हमारा नाम है डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार, गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार, गौरव सेनानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिंद पार्टी। पता है B-2 सफदरजंग इनक्लेव, नई दिल्ली 110029। फ़ोन नंबर 01126173460। मोबाइल नंबर 9540288242। www.alhindparty.com ये हमारी वेबसाइट है। आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाइए, जिससे भारत की आज़ादी की लड़ाई में जिनके भी पूर्वजों ने अपना जो भी कुछ बलिदान दिया है उनको मान सम्मान दिलाया जा सके, यही हमारा मकसद है। इसलिए हमारी ये पार्टी कार्य कर रही है, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही है। जो डिप्राइव्ड क्लास हैं उनको हम मान सम्मान दिलाएं, हमारे यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।